फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी दो में डिवाइड होती है, ठीक है। इसमें एक है आपका एवोल्यूशन वाला एस्पेक्ट और एक है आपका जेनेटिक्स वाला एस्पेक्ट, ठीक। अभी हमने एवोल्यूशन वाला स्टार्ट किया हुआ, ठीक है। आज जाते वक्त यहाँ से आप सिलेबस ले जाना। इसको हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 1.4 से। चैप्टर 1.4 में 2-3 टॉपिक हैं, हम एक टॉपिक पूरा कर चुके हैं और दूसरे टॉपिक की आधा किया है। अभी तीसरा सिंथेटिक थ्योरी हमने करनी है ना अभी, ठीक है। उसमें लमार्क और डार्विन हम कर चुके हैं, अभी हमने उसमें सिंथेटिक थ्योरी करनी है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना इनसे, पिछली जो क्लासेस हुई है उसको घर में देख लेना, ठीक है। तो कौन बताएगा मुझे लमार्क की थ्योरी क्या है? तो क्या बताया था मैंने लमार्क का? कोई नहीं बोलना, मैं जिसको पूछूंगा वही बोलेगा, ठीक है। लमार्क, शाबाश। और डार्विन का? ठहरो ठहरो, जिससे पूछ रहा हूँ सिर्फ वो, ठीक है। आपसे मैं पूछूं? हाँ गलत, बोलो। कौन बोल रहा था? आप कौन बोल रहा था पीछे? आप बोल रहे, बोलो। ठीक है, काम ऐसे भी चल जाएगा। चल बताओ, एन क्या है? एन बता क्या है? एन से क्या बनेगा? रहने दे दो, आप बताओ मुझसे। क्लास नहीं आए थे? रंजना नीड फॉर एग्जिस्टेंस, ये नीड है एनवायरनमेंट वाली, सही बोला करो, ठीक है। आप बताओ यू। यू इनहेरिटेंस कहां से आ गया? यू रिया, यूज एंड डिसयूज, मतलब अगर किसी ऑर्गन का यूज करोगे तो वो ऑर्गन ग्रो करेगा, नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। आप बताओ भाई, आप भी बड़े दिन के बाद आए हो? आए मंडे को आए थे, ठीक है। वी क्या है? हाँ, इलान विटे इन फ्रेंच, और अदरवाइज वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या होती है? कि हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल फोर्स होती है जो कि कंटिन्यूअसली एक्ट कर रही होती है चीजों को बड़ा करने में। तो बड़ा कैसे होंगी? जिसको यूज करोगे वो बड़ा हो जाएगा, जिसको नहीं करोगे वो खत्म हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और नीड यानी कि एनवायरनमेंट हमें वैसी नीड पैदा करती है। जैसे हमें भूख लग रही है तो खाना खाना है, तो जैसे हमने किसकी एग्जांपल देखी थी? जिराफ की। तो जो जिराफ था उसको भूख लगी थी, उसने खाना खाना था, खाना उसको कहाँ मिल रहा था? पेड़ पे, पेड़ के पत्तों पे। तो जाहिर सी बात है कि सारे जब लगे होंगे तो नीचे वाला तो खत्म कर देंगे ना, तो फिर धीरे धीरे इनको कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर। तो जिसकी नेक जितनी टॉल उसको उतना ज्यादा खाना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ नीड अराइज हो रही है फूड की, ये वाली। तो लास्ट क्या है? व्हाट इज दिस? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो यानी कि लमार क्या बोलता है 4 पोस्टुलेट्स के अंदर कि देखिए, ये इसने समझाया गया एवोल्यूशन। इसने बोला कि देखो हमारी एनवायरनमेंट जो है वो ऐसी नीड अराइज करती है, ठीक है, ऐसी जरूरत पैदा करती है हमारे लिए कि हमें उसके लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हेल्प करती है हमारी बॉडी के अंदर कोई इंटरनल वाइटल फोर्स। हमारी बॉडी के अंदर कोई एक फोर्स होती है जो कि इस नीड को पूरा करने में हमारी हेल्प करती है। अब उस नीड को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी का जो भी पार्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करेंगे वो ग्रो कर जाएगा। इट विल ग्रो फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। और जिसको नहीं यूज करेंगे, मतलब अगर ग्रो यूज कर रहे हो तो ग्रो हो रहा है, तो जिसको नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाइटल फोर्स तो ये बोली, ठीक है। अब जब इसकी नेक लंबी हो गई, ठीक है, ये तो हुई एक जनरेशन में। अब उसने बोला कि देखो अब जब ये इसकी नेक जो है ये इस तरीके से लेंथन हो गई है, इट विल बिकम पार्ट ऑफ हेरिडिटी। और यही हेरिडिटी जब इसके अंदर आएगा तो वो कंटिन्यूसली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाएगी। तो ये जो नेक लंबी हुई इसको इसने क्या बोला? एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये है मेंडल। फिर हमने क्या देखा? सॉरी, लमार्क। फिर हमने लमार्क का देखा क्रिटिसिज्म, ठीक है। लमार्क का क्रिटिसिज्म देखा तो कुछ लोग आए नियो लमार्क, वो हमने लास्ट क्लास में देखा। 3-4 लोग थे, कुछ ने रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बोला कि नहीं थोड़ा बहुत तो था। जैसे चूहे की क्या किया, उसको दुम थी क्रिटिसिज्म के लिए, दुम काटी गई इसकी, ठीक है। उन्होंने क्या किया? आफ्टर 20th जनरेशन कंटिन्यूअसली चूहे की टेल काटते रहे। तो 21st ऑब्जर्व करी, अगर तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर जैसा होता
तो फिर 21st में क्या दिखना था हमें कि हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेललेस बच्चे पैदा होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि लमार्क का ये जो पोस्टुलेट एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ये अच्छा नहीं है, तो फिर इसको क्या कर दिया गया, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। फिर कुछ लोग आए थोड़ी देर बाद, नियो लमार्क, उन्होंने कहा कि यार ठीक है क्रिटिसाइज करो, लेकिन इसने कुछ कुछ चीजें दी हैं वो पॉसिबल भी हैं, तो पार्शियली ये ट्रू है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, दोबारा रैट्स एक्सपेरिमेंट किए। 2-3 लोग थे, एक को टैंक में रखा गया, कुछ जनरेशन के बाद वो खुद ही रास्ता सीख गया आपका कहाँ से जाना है, और दूसरा था उसको रोटेटिंग टेबल पे रखा गया, ऐसे घुमाया गया। तो देखा गया आफ्टर फ्यू जनरेशंस जब उनके बच्चे हुए तो पैदा होते ही वो ऐसे डिजीनेस थी उन्हें, तो बोला गया कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इनमें क्या हो रहा है, एक्वायर हो रहे हैं और अपने ऑफस्प्रिंग्स तक ये आगे जा रहे हैं। ठीक है, वो नियो लमार्क पढ़ा, फिर आया डार्विन। तो नियो लमार्क से ही प्रेरित होकर आगे क्या बना गया डार्विन। डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने अपने पोस्टुलेट दिए। कुछ फैक्टर्स भी थे वो हमने देखा, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर मालथूस, ठीक है, फिर यूनिफॉर्मिटेरियस का, एलिस वॉलेस का, ठीक है, फिर और एक और चीज थी उसमें, अल्फ्रेड वॉलेस, और क्या था उसमें, एक और फैक्टर था, हाँ, फिर गैलापागो आइलैंड से जो उसने चीजें, तो वो चीज हमने डार्विन में पढ़ी। फिर उसने उसको पढ़ के क्या दिया, पोस्टुलेट्स दी, O2SVNT। अब आप मुझे बताओ पहला वो क्या है, ओवर प्रोडक्शन। डार्विन ने कहा कि जितनी भी स्पीशीज है वो बड़ा ज्यादा क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। क्या ह्यूमंस के केस में ठीक है ये नहीं है, ठीक है, ह्यूमंस के केस में ये चीज नहीं है। वैसे हाँ, छोटे लाइफ फॉर्म्स जो हैं जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए तो वो बड़े ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, और बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं। ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं है ना। थ्रू आउट लाइफ आज की डेट में अगर बात करें तो कितने ही बच्चे पैदा, TFR हमारा कितना हो गया, 2 है, ठीक है, थोड़ा बिहार वाली साइड चले जाओ तो उधर 3 हो जाएगा, तो बिहार सबसे ज्यादा है। हमारा जम्मू कश्मीर का तो 1.7 है, जम्मू कश्मीर का TFR 1.7 है लास्ट रिकॉर्डेड, ठीक है, 2019 का। तो अब तो 2021 में वो नीचे चला गया हो, यानी कि हमारी तो रिप्लेसमेंट भी नहीं होने वाली जितनी पॉपुलेशन अभी, कितनी पॉपुलेशन हमारी 1 करोड़, 1.25 करोड़ है, तो यानी कि अगली जनरेशन में तो वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओवर प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो पहला आ गया इसका O। आप बताओ दूसरा O, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। S बताओ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप बताओ V, वेरिएशंस। आप बताओ N, आप नहीं आए थे, आप बताओ N क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है, गेस भी कर सकते हो। आप बताओ D, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। ठीक, शाबाश। अब इसका हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा था, पढ़े थे ना 2-3 क्रिटिसिज्म। एक क्रिटिसिज्म तो हमने यही पढ़ा था कि इसने बड़े सारे अदर फैक्टर्स को इग्नोर किया है ना, म्यूटेशन हो गया, इनब्रीडिंग हो गया, आइसोलेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह। और क्या क्या देखा था हमने, ओवर प्रोडक्शन वाला कि ह्यूमंस ओवर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और पैंजेंसी। इसने एक और चीज बोली थी कि जो ट्रांसफर ऑफ वेरिएशंस है ये होता है थ्रू जेमन्यूल्स। जेमन्यूल क्या बोला था कि हमारे ब्लड के अंदर जेमन्यूल्स रहते हैं जो कि पेरेंट से चाइल्ड में जाते हैं, तो उस तरीके। लेकिन हमें पता है आज की डेट में कि ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं। वो लोग जीन्स को नहीं बना पाए, कैसे बताते, तब इतने एडवांस रिसर्च ही नहीं थी। जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है यही अभी आया 1945 के अराउंड, वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है, ठीक है। अगर एक्सरे देखो तो वो भी तो इसी के थोड़ी देर पहले ही हुई है, जो एक्सरे। तो ये सारा कुछ क्या है, बड़ा रिसेंट है। तो साइंस के में पहले वैसे टूल्स ही नहीं थे कि वो इतने माइन्यूट डिटेल तक जा सकें। हो सकता है अभी कुछ साल बाद कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए, जैसे अभी कल ही न्यूज में आ रहा था कार टी सेल थेरेपी से एक पेशेंट ठीक कर लिया गया है इंडिया में। कार टी सेल थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है कैंसर के अगेंस्ट। तो पहले इस कैंसर का ट्रीटमेंट वो बता रहे थे कि लगभग 4 करोड़ था, अभी ये रिड्यूस होकर 40 लाख हो गया। 40 लाख भी मेरे आपके लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी 4 करोड़ से 40 लाख तो ठीक है। अगर किसी की जान बचाने की बार आए तो बंदा घर बार बेच के जान तो बचा सकता है ना, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी है, जान बचाई जा सकती है। तो धीरे धीरे ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज, हो सकता है विद टाइम ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाए, हो सकता है विद टाइम जब ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें तो ये सस्ती हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि और इससे नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इससे ये हो क्या रहा है, पूरा एवोल्यूशन हमारा जो है ये चेंज हो रहा है, ठीक। चलो अब क्या करना है, आज हमने उसी को आगे कंटिन्यू। मुझे बताओ हमने लमार्क को डार्विन को कंपेयर कराया अभी, करो। सबसे पहले लिखो कंपैरिजन बिटवीन लमार्क एंड डार्विन।
और आप ही लोग मुझे बताओ क्या क्या आएगा उसमें। पीपीटी है हमारे पास मार्क वाली, ये कौन सी देखते हैं इसमें है। इस वाली में था, याद है आपको? ये दूसरी में था, दूसरी में, इसमें नहीं है शायद, दूसरी में। एक और थी ना ये, स्टार्टिंग में देखी थी ना हमने, पहले दिन जिस दिन पढ़ा था उस दिन थोड़ा सा देखा था। इसमें तो आगे वाला आ गया। देखो मैं लिखाता हूँ आपको, देखो लाइन ड्रॉ करो, एक साइड लिखो लमार्क, एक साइड लिखो डार्विन। इसमें नहीं है, लग रहा मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखाया था आपको। लाइन ड्रॉ करो, एक साइड लिखो लमार्क, एक साइड लिखो डार्विन। तीन चार पॉइंट ही लिखने हैं, इतने ज्यादा नहीं, लाइनें छोड़ो, तीन चार पॉइंट ही लिखने हैं। सबसे पहले लमार्किज्म में लिखो, किसने दिया था? जॉन बैप्टाइट लमार्क, तो जेबी लमार्क लिखो। इन हिज बुक, बुक का नाम क्या था? पीजे, फिलोसफी जूलॉजी के, पी जेड आएगा, फिलोसफी जूलॉजी के, या फिर जोलॉजी ऑफ फिलोसफी। स्पेलिंग बोलता हूँ, PHILOSOPHIE, ये फ्रेंच वाला है एक्चुअली थोड़ा सा, और जूलॉजी के का ZOOLOGIQUE, इन ईयर 1809। और वहां दूसरी साइड बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है, इन 1859, इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, on the origin of species by the way of natural selection, on the origin of species by the way of natural selection। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो लमार्क में। This theory states that there is an internal vital force in all organisms. This theory states that there is an internal vital force in all organisms. डार्विन वाली साइड देखो, it does not talks about any such force. It does not talks of any such force. नेक्स्ट पॉइंट लिखो लमार्क में, according to this, if an organ is constantly used, according to this, if an organ is constantly used, it would be better developed. It would be better developed. Whereas disuse of organ
disuse of organ would degenerate it, degenerate कर देगा। डार्विन में लिखिए, an organ can develop or degenerate, an organ could develop or degenerate through continuous variations, through the continuous variations या फिर म्यूटेशंस स्लैश करके, जो हमें आज की डेट में पता है। डार्विन ने म्यूटेशन का जिक्र नहीं किया है, ठीक है, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं। आप आंसर में आपने म्यूटेशन लिखना नहीं है, ठीक है, म्यूटेशन मत लिखना आंसर में, क्योंकि हमें आज की डेट में पता है, डार्विन को तब नहीं पता था। डार्विन ने म्यूटेशन नाम का जिक्र नहीं किया है, इसलिए तो हमने क्रिटिसिज्म में लिखा ना उसके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो लमार्क में, इट डज नॉट कंसिडर्स स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इट डज नॉट कंसिडर्स द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। याद करो जिराफ, जिराफ के केस में इसने स्ट्रगल की तो बात ही नहीं करी थी। इसने बोला था जो लंबी गर्दन करेगा डेली डेली तो उसकी खुद ही लंबी हो जाएगी, तो सबकी लंबी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात किसने करी है? डार्विन। डार्विन के केस में लिखो, यहां लिखो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थ्योरी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थ्योरी। जो इसने कहां से सीखा था? फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसको वो आइडिया कहां से मिला था? फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसने देखा था जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोई ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स चीप हैं और क्वालिटी बेटर है, तो वो स्टैंड आउट कर रही थी, बाकी सारी खत्म होती गई। क्यों शक्ल बनाता है भाई? तो आया था क्लास में, फिर ऐसे लग रहा तेरे को समझ नहीं आ रहा। ये जो एग्जांपल लास्ट क्लास में नहीं आया इसलिए नहीं आती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोई एग्जांपल फ्लैट मौत कहां से आ गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो तो मैंने पहले एग्जांपल दी थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो उधर कंपटीशन हुआ ना इंडस्ट्रियों में, तो कोई दो कंपनियां हैं, मान ले एक ये एक ये ए ये है बी, तो ए कंपनी जो है ये प्रोडक्ट बना रही है, उसका प्रोडक्ट मतलब कि चीप है, सस्ता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और दूसरी कंपनी है उसने रेट डाला है ठीक ठाक और क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं दे रहा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सी सर्वाइव कर पाएगी? ए सर्वाइव करेगी, बी क्या होगी? खत्म। तो ऑटोमेटिकली ऐसा तो नहीं है कि दो ही कंपनियां होंगी, एक्चुअल में तो बड़ी सारी कंपनियां होंगी ना, तो उनको आपस में फाइट करनी पड़ेगी दोनों ही जगह, क्वालिटी पे भी और रेट पे भी। तो फिर क्या होगा? स्ट्रगल है फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो यहाँ डार्विन ने इससे आइडिया लिया था, इसलिए कल मैंने ये लिखाया हुआ स्पेशली। अगर तुझे नहीं आ रहा इसका मतलब तुमने फिर क्लास छोड़ी है, यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए बता इधर आएगा। लिखो अगला, फोर्थ है, फिफ्थ है, फिफ्थ कैसे यार? अच्छा ठीक है, फिफ्थ पहला नाम लिखाया था बुक का। फिफ्थ पॉइंट लिखो पहले वाले में, लमार्किज्म डज नॉट बिलीव इन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। लमार्किज्म डज नॉट बिलीव इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और डार्विन वाले में लिखो, डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी is based upon survival of the fittest. Darwin's natural selection theory is based upon survival of the fittest. और ये कहां से सीखा था उसने? माल्थूजियन ऐसे से, फ्रॉम, ये आइडिया उसको कहां से मिला था? फ्रॉम माल्थूजियन ऐसे। इसके अलावा कंटिन्यू करो, इसमें थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हैं आपने, क्योंकि ये आपको अच्छे समझ आएगा तो आप आगे कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा जिराफ के हिसाब से थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों ने जिराफ के हिसाब से कैसे समझा था? लमार्क ने ये बोला था कि सेम एरिया में बड़े सारे जिराफ हैं, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली सारे क्या कर रहे हैं? अपनी गर्दन ऊंची करके टहनियों से पत्ते खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वो अपनी गर्दन को लंबा करते गए तो यूज कर रहे थे,
तो दिन ब दिन क्या हो गया, गर्दन लंबी हो गई। ठीक है, तो उसने बोला ऐसे करके जब एक ही गर्दन लंबी हो गई तो उसने वही ट्रेड्स अपने एक्वायर किए और फिर आगे अपने बच्चों में आगे दे दी, फिर उनके बच्चों ने और आगे दे दी। तो ऐसे करते करते क्या हो गया, उनकी गर्दन जो है वो बहुत लंबी हो गई। और दूसरी साइड डार्विन क्या बोलता है कि सेम टाइम पे बड़े सारे अलग अलग वेरिएशंस के क्या थे, जिराफ। किसी की छोटी गर्दन थी, किसी की लंबी गर्दन थी, किसी की और लंबी गर्दन थी। उसने बोला कि इस केस में जो सरवाइव करने के लिए उनको पत्ते खाने हैं, तो ज्यादा बेटर कैपेबल कौन सा है, लंबी गर्दन वाला। तो यानी कि लंबी गर्दन, ठीक है, ये ट्रेट हो गया। ये ट्रेट क्या है, एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस है। तो लंबी गर्दन का ट्रेट एडवांटेजेस है। जो ट्रेट एडवांटेजेस होता है वो आगे नेचर उसको सिलेक्ट करती है। जिसकी गर्दन छोटी थी, क्या वो अच्छा खाना खा पाएगा, तो क्या ये छोटी गर्दन होना एज अ ट्रेट क्या एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज। तो अगर वो डिसएडवांटेज है तो नेचर क्या उसको पिक करेगी, सिलेक्ट करेगी, नहीं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ कैसे, आसान भाषा में ऐसे बोलो, जिसकी लंबी गर्दन थी उसने ज्यादा खाया, एनर्जी ज्यादा मिली, एक्टिविटी ज्यादा हुई, रिप्रोड्यूस ज्यादा किया। जिसकी छोटी गर्दन थी उसने कम खाना खाया, एनर्जी बॉडी में कम आई, एक्टिविटी लेवल कम रहा, और कम एक्टिविटी लेवल के साथ उसकी प्रोजनी आगे कम हुई। तो फिर बढ़ेगी कौन सी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लंबी गर्दन वाले जैसे बच्चे ज्यादा बच्चे पैदा हुए और छोटी गर्दन वाले कम में हुए, और बाद में तो एलिमिनेट ही हो गए छोटी वाले। और आज की डेट में हमें दिखते कौन से हैं, लंबी गर्दन वाले, जिसको नेचर ने उस वक्त सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर वहां पेड़ नहीं होते, नीचे ही घास मिल जाती, जिस हैबिटेट में जिराफ का एवोल्यूशन हो रहा था, अगर वहां ऊंचे लंबे पेड़ ना होते, ठीक है, और नीचे ही जमीन पे बड़ी सारी घास मिलती, तो आज की डेट में लंबी गर्दन नहीं होती जिराफ। ठीक है, क्योंकि आराम से घास मिल जाती, फिर वो नहीं नहाता। जैसे गाय भैंस होती है, बाकी होती है, वैसी ही उसकी भी रहती। तो नेचर सेलेक्ट करेगी हमेशा। ऐसे हमने दोनों में डिफरेंशिएट किया। अब लिखो जिराफ की एग्जांपल से, हेडिंग दे दो थोड़ी सी, जिराफ लिखना आपने पॉइंट में ही है, बस लिख लेना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जिराफ। लमार्क वाली साइड लिखो। लमार्क सेड दैट as trees grew taller, the giraffes adopted by stretching their necks. The giraffes adopted by stretching their necks to reach the leaves. Comma, until their neck became permanently long. Until their neck became permanently long. अब लिखो डार्विन ने क्या कहा। डार्विन said that both long-necked and short-necked giraffes coexisted together. एक ही वक्त पर रहते थे। कॉमा, कोएग्जिस्टेड, टुगेदर नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा, कोएग्जिस्टेड का वही मतलब है। कॉमा, since the long-necked giraffes had better access to food, they had an advantage in survival. They reproduced more, eventually outnumbering and finally replacing the short-necked ones. ठीक है, ये जो आपने एग्जांपल लिखी है ना, इसके इर्द गिर्द एक रेड कलर के पेन से या दूसरे कलर के पेन से बॉक्स बना लो, क्योंकि अगर आपको कल को वापिस रिवाइज करने आना है डार्विन और लमार्क, सीधे जाके ये पढ़ना। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज जो आपको समझ नहीं आ रही है उसको एग्जांपल से समझ लो तो फिर आ जाती है, एक कंपैरिजन करके और एक एग्जांपल से। ठीक है,
बनाओ बस के आगे पीछे ग्रीन कलर के पेन से ऐसा लिखा ना, अभी लिखो, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम इधर पढ़ने आया करोगे, ठीक है, लमार्क और डार्विन पढ़ने से पहले इस एग्जाम्पल को देख लेना, इसको स्टार स्टार लिख लो, ठीक है, लिख लो ऑलवेज रीड दिस फर्स्ट। अब ये एग्जाम्पल पढ़ना, उसके बाद लमार्क पढ़ना, उसके बाद डार्विन पढ़ना। इसके अलावा और इसमें क्या है, नेक्स्ट लिखो पॉइंट लमार्क वाले में, इट लैक्ड एविडेंसेस, एविडेंस नहीं दिए थे ना इसने, डार्विन ने दिए थे, डार्विन वाले में लिखो इट वाज सपोर्टेड बाय एविडेंसेस, इट वाज सपोर्टेड बाय एविडेंसेस। डार्विन वाले में लिखो एक सेकेंड रुको, इसने ये मैंने लिखा दिया शायद, एडेप्टेशन वाला लिखा दिया ना, एक ने नेचुरल सिलेक्शन बोला, एक ने कुछ और बोला। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, डार्विन लमार्क कंसिडर्ड इंडिविजुअल एज अ यूनिट, लमार्क कंसिडर्ड इंडिविजुअल एज अ यूनिट, और डार्विन में लिखो ही कंसिडर्ड पॉपुलेशन एज अ यूनिट। डार्विन की थ्योरी हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं और लमार्क की थ्योरी हम इंडिविजुअल्स पे पढ़ते हैं। डार्विन एक्सप्लेन्स पॉपुलेशन एज अ यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लमार्क एक्सप्लेन्स लीनियर एवोल्यूशन, लमार्क एक्सप्लेन्स लीनियर एवोल्यूशन, डार्विन एक्सप्लेन्स लीनियर एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट कैसे हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन पे है, तो पॉपुलेशन में क्या एक इंडिविजुअल होगा या मल्टीपल इंडिविजुअल्स होंगे, मल्टीपल होंगे, तो मल्टीपल इंडिविजुअल्स अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग उनका क्या होगा, एवोल्यूशन। लमार्क ने तो इतनी बात ही नहीं की ना, लमार्क तो बोला एक ही इंडिविजुअल है, वो जो यूज करेगा उस हिसाब, तो वो लीनियर है, एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन डार्विन क्योंकि पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जगह में कुछ इंडिविजुअल्स, जैसे फिंच की बात करो, ठीक है, फिंचेस की अलग अलग जगह थी, कुछ जहां फ्रूट्स थे उनकी फिंच अलग हुई, कुछ जहां इंसेक्ट्स थे उनकी अलग। तो देखो ये क्या हो रहा है, स्पीशी एक ही है लेकिन एक ही स्पीशी उस पॉपुलेशन में उस रीजन में डाइवर्ज हुई है अलग अलग तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। ठीक है, खुद पूरी स्पीशी भी इवॉल्व कर रही है लेकिन विद इन स्पीशी भी क्या है, वेरिएशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। ठीक, नेक्स्ट इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी लिख लेंगे। अब देखो सिमिलैरिटीज, एक तो सिमिलैरिटी लिखो, पहली सिमिलैरिटी लिखो, both theories are the earliest theories of evolution, both the theories are the earliest theories of evolution. Next point, both consider the role of environment in evolution. Next, both explain evolution with single factor. सिंगल फैक्टर मतलब एक एक फैक्टर लेके, जैसे यहां इन्होंने क्या लिया था, जिराफ की नेक, तो ये एक सिंगल फैक्टर। बोथ एक्सप्लेन एवोल्यूशन विद सिंगल फैक्टर। नेक्स्ट, बोथ द theories talks of inheritance of acquired characters. Lamarck used the words acquired character for it. पूरा बोलना क्या लिखा है, of acquired characters. Lamarck used the words acquired character for which he was severely criticized. Acquired character तो ये हो गया ना कि कोई घर जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, पैर कट गया, तो वो acquire आ गया, तो उसका बच्चा भी फिर वैसे ही होना चाहिए, जिसकी वजह से उसको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया। Whereas Darwin used a mild word,
डार्विन यूज्ड अ माइल्ड वर्ड वेरिएशन एंड एस्केप्ड हैवी क्रिटिसिज्म। इसका भी हुआ लेकिन हैवी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, इसने वेरिएशन बोल के लोगों को थोड़ा सा वो कर दिया, भ्रमित कर दिया। escaped heavy criticism। चलो ये खत्म होता है हमारा डार्विन और लमार्क, ठीक है। अब हमारा आता है पोस्ट डार्विन। (1809) में पहली साइंटिफिक थ्योरी दी गई, किसके द्वारा? लमार्क द्वारा। उसी से 50 साल बाद आई डार्विन की थ्योरी 1859 में, ठीक है। यहां चीजें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो गई। इसने एक चीज तो बता दी हमें, नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीजें थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कि यहां का ट्रिक है MIG, मेघ विमान जो बहुत क्रैश होता है, मिग 27 होता है ना, बड़ी क्रैश, MIG, ठीक। जो हमने वहां देखा था, जैसे म्यूटेशन, क्या उसने यूज किया? नहीं किया। इनब्रीडिंग, क्या उसने यूज किया? और ये थ्योरी आती है जर्म प्लाज्म की, ये भी हम लिखेंगे। तो अब क्या हुआ कि डार्विन के बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि सर नेचुरल सिलेक्शन तक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि देखो कैसे ये रोल प्ले करता है, म्यूटेशन कैसे रोल प्ले करता है, क्या किस चीज में, इन एवोल्यूशन, इनब्रीडिंग या आइसोलेशन कैसे रोल प्ले करता है, जर्म प्लाज्म की थ्योरी कैसे आती है, वीसमैन देगा ये, मैंने एक जगह पहले भी लिखाया था आपको, वीसमैन लिखाया था, ब्रैकेट में लिखाया था जर्म प्लाज्म लिखो। तो ये सारे लोग हैं जो कौन है, जिनको क्या कंसिडर किया जाता है? पोस्ट डार्विन। तो क्या पोस्ट डार्विन पे हम रुक जाएंगे? नहीं। जब बड़े सारे ये तीन ये दिए ना, कुछ और आए, उन्होंने बोला ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो एक क्या हुआ, एक पेंडोरास बॉक्स ओपन हो गया। यानी कि हमारे पास अब मल्टीपल चीजें आ गई जो हमें पता चल रही थी कि किसको इन्फ्लुएंस कर रही है, एवोल्यूशन को। तो फिर 2-3 साइंटिस्ट जो थे थोड़े सियाने निकले, उन्होंने बोला लड़ो नहीं, तुम सारे ठीक हो। उसने बोला तुम सारे आओ इकट्ठे, और सबको डाल दिया बीच में और खिचड़ी बना दी। उस खिचड़ी का नाम क्या डाला? सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक। उसने सबको एक्नॉलेज किया, सबको बीच में लाया और पूरी थ्योरी दे दी। सारा कुछ वो हम आज देखेंगे क्या है उसके अंदर, बड़ी सारी अलग अलग चीजें आएंगी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या देखना अभी? पोस्ट डार्विन, राइट हो, पोस्ट डार्विन। यहाँ इनको लिखोगे ये क्या क्या है। पहला देखो थ्योरी ऑफ आइसोलेशन, जर्म प्लाज्म और म्यूटेशन। शॉर्ट में लिखो पहले, फिर मैं पूरा अच्छे से लिखाऊंगा। थ्योरी आपने खुद लगानी है इसके पीछे, थ्योरी ऑफ कौन सी। MIG वैसे ही बनाओ, IGM बना लो, MIG जैसे ठीक लगे। म्यूटेशन, जर्म प्लाज्म और आइसोलेशन, म्यूटेशन, आइसोलेशन या जर्म प्लाज्म। जहां आइसोलेशन लिखा, इसके साथ लाइन ड्रॉ करके आगे जगह है, ब्रैकेट में एक नाम लिखेंगे आप साइंटिस्ट का जिसने ये थ्योरी दी है। राइट डाउन M. वैगनर। ये शॉर्ट में लिखा रहा हूं, आगे ठीक करेंगे। M. वैगनर। जर्म प्लाज्म में लिखो वीसमैन, WEISMANN, वीसमैन, WEISMAN।
MANN। परम्यूटेशन में लिखो हुगो डिवरीज। ठीक, लिखो इनके बारे में अभी। अब इंट्रो डाल के लिखो। ये है शॉर्ट, यानी कि बाद में जब आपको रिवीजन करना होगा तो इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब लिखो थ्योरी टाइप से इंट्रो लिखो। चार्ल्स डार्विन only talked about natural selection. Charles Darwin only talked about natural selection as the main source of evolution. As the main source of evolution, comma, but later other scholars put forth their respective theories. Other scholars put forth their respective theories, signifying some other factors of evolution, and such theories are known as post-Darwinian theory. पोस्ट डार्विनिज्म भी लिख सकते हो या पोस्ट डार्विनियन थ्योरी भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पोस्ट डार्विन ही लिखा था, यहाँ पोस्ट डार्विनिज्म भी लिख सकते हो, डार्विनियन भी लिख सकते हो। ठीक, and some of the important theories are लिखो, नाम लिखो। theory of isolation, theory of germplasm, theory of mutation, 1 2 3 करके लिखना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे theory of isolation by M. Wagner। theory of isolation by M. Wagner। देखो यहाँ माउंटेन्स हैं, ठीक है, और ये वाटर बॉडी है। तो हम दो पॉपुलेशंस कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन 1 यहाँ पे है और एक पॉपुलेशन 2 जो यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से चाहे वो माउंटेन्स हो चाहे वाटर बॉडीज हो, ये क्या क्रिएट करते हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स या नेचुरल बाउंड्रीज। इस बाउंड्री की वजह से क्या होगा कि ये वाली जो पॉपुलेशन है ये आपस में ही ब्रीड करेगी, और ये वाली पॉपुलेशन है ये आपस में ब्रीड, आपस में या उस तरफ जिसके साथ कांटेक्ट होगा, लेकिन ये वाले यहां नहीं जा सकते, ये वाले यहां नहीं आ सकते। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ जो यहाँ के ट्रेड्स थे वो यहीं पे रह जाएंगे और कुछ जो यहाँ के ट्रेड्स थे वो यहीं रहेंगे, इंटरब्रीड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या बोलती है, कौन सी थ्योरी बोलती है, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, तो आगे फिर ऐसे ही लोग ज्यादा होंगे। लेट से कि इनके अंदर क्या था, कोई एक नेगेटिव ट्रेड था, कोई एक बैड ट्रेड था, तो जब आपस में ज्यादा शादियां करेंगे तो वो जो बैड ट्रेड है वो ज्यादा एक्सप्रेस होगा, वो अपने आप को क्या करेगा, ज्यादा एक्सप्रेस करेगा। और वहां मान लीजिए कि कोई गुड ट्रेड था तो वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा। तो जो बैड ट्रेड था इसकी, इन लोगों की जो अगली जनरेशन है उनमें वैसे ट्रेड ज्यादा आएंगे, और उनमें जो अच्छा ट्रेड था उसकी वैसे ट्रेड्स ज्यादा आएंगे। तो जब छोटे छोटे ट्रेड्स आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है। अगर हम कुछ सालों की बात करें तो माइक्रो लेवल पे तो चीजें हमें दिख रही होंगी, लेकिन जब इसको कई हजार साल या लाख साल ले लो, तो फिर इसी माइक्रो एवोल्यूशन को जो हम लोग बड़े टाइम स्केल पे देखेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, मैक्रो एवोल्यूशन। ये हो गया चेंज इन फॉर्म, ये चेंज ऑफ फॉर्म। ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हमने देखा था कि पेलियोलिथिक एज, अपर, मिडल एंड लोअर, यहां कौन सा प्राणी रहता था, होमो इरेक्टस। मिडिल में क्या आया, मिडिवल में क्या आया, होमो निएंडरथल। और लोअर में क्या आया, होमो सेपियन। है तो ये ह्यूमन स्पीशी ही ना। तो ओवरऑल अगर मैं यहां देखूं, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज, तो इसमें मुझे क्या दिखाई देगा, इसमें मुझे दिखाई देगा कि कैसे इसके फीचर चेंज हो रहे हैं इसमें। या अगर विद इन ये देखूंगा तो मुझे छोटे छोटे फीचर्स दिखाई देंगे जो निएंडरथल में ही आ रहे हैं। या अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे होमोसेपियन में ही छोटे छोटे फीचर्स दिखाई देंगे। लेकिन जब मैं लार्ज टाइम स्केल्स पे देखा हूं तो ये बड़े लार्ज दिखता है। तो वैसे ही क्या होगा कि ये लोग किसी नई स्पीशी में इवॉल्व हो जाएंगे और ये लोग किसी नई स्पीशी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, जो डार्विन ने लास्ट में। ठीक, तो ये थ्योरी कौन सी है, आइसोलेशन। देखो थ्योरी ऑफ आइसोलेशन। इवॉल्व होगा तो मतलब उनको उसमें कोई वो तो नहीं है एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह, जैसे जैसे हम पहले मतलब जैसे एग्जांपल दी थी इसकी, मतलब जिराफ वाली जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव। मान ले कि इधर क्या है, इधर जो ट्रीज की हाइट है, या ट्री के लिए ऊपर जा ही नहीं रही, नीचे ही बड़ी जमीन है, नीचे ही बड़े पेड़ पौधे हैं, तो फिर यहाँ वाले जिराफ की नेक लंबी नहीं होगी, उधर वाले की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए बराबर रिसोर्स आ गया ना। तो फिर कंपटीशन किसमें होगा, जो उनमें ज्यादा खाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग नेक एज अ ट्रेड एडवांटेज नहीं होगा, सारा लॉन्ग नेक से शॉर्ट नेक बराबर ही रहेगा। तो फिर इनके जो अगले होंगे वो शॉर्ट शॉर्ट रहेंगे, उसमें ज्यादा बड़े होंगे। देखो, दिस theory was proposed by M. Wagner. This theory was proposed by M. Wagner, and according to him, when a population is isolated, and according to him, when a population is isolated by the way of natural barriers like mountain, water body, forest, etc., mountain, forest, water body, etc., then such populations are not able to interbreed. Then such populations are not able to interbreed among themselves, comma, in isolation, या नेक्स्ट पॉइंट बना लो कॉमा करके, या नेक्स्ट पॉइंट बना लो, इन आइसोलेशन द डिफरेंट पॉपुलेशंस, हमारे केस में P1 एंड P2, इन आइसोलेशन द डिफरेंट पॉपुलेशंस evolve differently, evolve differently. Consequently, one isolated population vary from other isolated population. In this way, population of same species exhibit physical variations. Population of same species exhibit physical variations. क्या हो रहा है क्या, and evolve in different ways, and evolve in different ways. दूसरा लिखो जर्मप्लाज्म, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म किसकी थी, 20 में लिख लो भाई, 20 में।
देखो हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस में या बाकी स्पीशीज में, फिलहाल हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, एक सोमैटिक सेल्स और एक गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक ठीक। जो गैमीट्स होते हैं ये किसमें रोल प्ले करते हैं? रिप्रोडक्शन। ये वाले सेल्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते, ठीक है। तो इसने क्या, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म क्या बोलती है कि इसमें वीसमैन ने पहली दफा आइडेंटिफाई किया, क्योंकि देखो इसके पहले डार्विन क्या बोल रहा था? जेमन्यूल्स, जेमन्यूल्स। उसने क्या ऐसे डिफरेंशिएट कराया था? नहीं, उसने बोला कि हमारी ब्लड के अंदर क्या रहते हैं? जेमन्यूल्स, और फिर वो पेरेंट से बच्चों में आते हैं, ठीक है, जो कि हमें पता है आज की डेट में सही नहीं है। ये थोड़ा सही है, हमें पता है कि हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, हमने इस क्लास में पढ़ा, मियोसिस में, अच्छा भी पढ़ना है, वो 1.7 में पढ़ना है। तो जैसे आपने एक छोटी क्लासों में अगर पढ़ा है माइटोसिस और मियोसिस, तो एक हमारे जर्म सेल्स में होता है, ठीक है, या गैमीट्स में होता है, और दूसरा सोमैटिक सेल्स में, ठीक है, ऑटोसोम्स में को। तो यहाँ पहली बार क्या हुआ, हमें पता चला कि कुछ ही सेल्स हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, और यहीं से हमारे जो जीन्स हैं ये ट्रांसमिट होते हैं, ठीक। एक कंसेप्ट इसमें, मेन कंसेप्ट यही है, कुछ नहीं है, आसानी। दूसरा इसमें इसने कंसेप्ट ऑफ सोल भी दिया था, कंसेप्ट ऑफ सोल, ठीक है। तो लिखो, स्टार्टिंग में लिख लो एक लाइन में, टॉक्स अबाउट कंसेप्ट्स ऑफ सोल। सोल को इससे रिलेट करो जरा, सोल को जैसे आत्मा है, वो आत्मा कौन सी? रिलीजन वाली, बिलीफ वाली आत्मा नहीं। आत्मा को ऐसे कंसिडर करो जो एक से दूसरे में चले जाती है, जो बोलते हैं ना आत्मा क्या है? नश्वर है, ठीक है, मॉर्टल है। तो देखो ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो भी चीज कैरी करें, जो भी चीज एक्वायर करें, क्या आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं? नहीं, ये हो रहा है। अगर इस सेल में म्यूटेशन होगी, अगर यहाँ एक्वायर्ड कैरेक्टर होंगे, तो वो एक से दूसरे में चले जाएंगे, एक से दूसरे में ट्रेड्स होंगे, आगे आगे चलते जाएंगे। लिख लीजिए इसके बारे में। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वीसमैन, अगर लिख लिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, every individual consists of somatoplasm and germplasm. Somatoplasm and germplasm. पहला लिखो somatoplasm. Somatoplasm includes the bodily organs except the reproductive cells. Includes the bodily organs except the reproductive cells, whereas germplasm consists या contains reproductive cells. Whereas germplasm consists of reproductive cells. Next line, somatoplasm. somatoplasm पूरा नहीं, अब आप लोग लिखेंगे एस डाल के ऐसे सर्कल लगाओ उसके आगे पीछे। सोमैटोप्लाज्म हैज नो रोल इन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सोमैटोप्लाज्म हैज नो रोल इन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, whereas germplasm has a capability to reproduce a new life. Germplasm has a capability to reproduce a new life. अब मुझे बताइए, अगर किसी स्पीशी के जर्म प्लाज्म में कुछ अल्टरेशन आती है, तो जो पेरेंट जनरेशन थी और जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन है, क्या ये दोनों सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। इनमें क्या आएगा? चेंज आएगा। उस चेंज को क्या बोलते हैं? एंथ्रो में आपने एक ही चीज पढ़ी, ठीक है। दूसरे में अगर आया कोई चेंज, कोई अल्टरेशन आया, तो क्या ये बनेगा चेंज? मान लो एक्सीडेंट हुआ, किसी का हाथ कट गया, एक्सीडेंट हुआ किसी का हाथ, एक्सीडेंट में किसी की आंख चली गई, ठीक है, कान का पर्दा फट गया,
तो क्या ऐसा है किसी के कान का पर्दा फटा, उसका बच्चा पैदा होगा, उसका भी कान का पर्दा फटा रह जाएगा? नहीं होगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अगर किसी की बॉडी में म्यूटेशन आ गई इन सेल्स में, तो वो अगले बच्चे में भी आएंगे, ठीक है। ले, when changes occur in germplasm, then offsprings exhibit variations. Then offspring exhibits variations from their parental generation. Variations from parental generation. ऐसे आप ये चाहो तो छोटा छोटा ये बना लिया करो, ठीक है, डायग्राम। ऑफस्प्रिंग्स जो है वो अलग होंगे। नेक्स्ट, सोमेटोप्लाज्म dies with the death of an individual. Somatoplasm dies with the death of an individual, whereas germplasm remains in continuity. Somatoplasm dies with the death of an individual, whereas germplasm remains in continuity from generation to generation because it is immortal. Because it is immortal. वीसमैन वही बंदा है जिसने चूहों की क्या काटी थी, पूंछ। तो जो पूंछ कट रही थी वो किसमें चेंज हो रहा था, जर्म में या सोमेटो में? सोमेटो में। तो आप लिख सकते हो, ही परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट अपॉन द रैट टेल्स। ठीक है, where he was continuously cutting down the tails of rats, and he performed this experiment continuously for 20 generations, and even after that the offsprings born in 21st generations had their tails. ये हम लिख चुके हैं पहले, आप पूरा लिखने की बजाय रेफर लिख सकते हैं, refer that tail experiment which we did in the criticism of Lamarck. Write down the third one, theory of mutation. लिख लीजिए, it was given by Hugo de Vries. Hugo de Vries और म्यूटेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ओवर अ शॉर्ट टाइम। सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। इधर हमने इतना ही लिखना, अगले चैप्टर में म्यूटेशन अलग से टॉपिक है हमारा। चैप्टर में नहीं, यही टॉपिक मतलब अगला जो वो होगा 1.5 ये 1.4 बी सी है शायद, इसके अगला जो है उसमें म्यूटेशन है। सडन चेंज ओवर जनरेशन होता है, हाँ मतलब सडन चेंज ही, लेकिन किसमें? जी कौन से वाले में? जर्म सेल्स में, जीन्स में, उसमें नहीं, उसमें नहीं, हाँ वही। ये तो इसमें अलग अलग वजह से हो सकता है ना, उनमें से एक वजह से सडन चेंज इन दी जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। वन वर्ड लिख लीजिए, ड्यू टू म्यूटेशन न्यू कैरेक्टर्स आर इवॉल्व्ड और द ओल्ड कैरेक्टर्स आर मॉडिफाइड। ड्यू टू म्यूटेशन न्यू कैरेक्टर्स, यहाँ लिख लिया ना भाई, हुगो de Vries, ये लिखा आपने यहाँ, ये पहले तो मैंने लिखाया था, अभी भी लिखना है, जो नाम पहले उधर लिखा है, ठीक है। ड्यू टू म्यूटेशन न्यू कैरेक्टर्स आर इवॉल्व्ड और द ओल्ड कैरेक्टर्स आर मॉडिफाइड, ठीक है। आगे, एक्चुअली म्यूटेशन इज द मेन फैक्टर
behind the emergence of variations. Mutation is the main factor behind the emergence of variation. Thus, it is a significant force of evolution. Thus, it is a significant force of evolution. ठीक, यहाँ पे हमारा ये वाला सिलेबस निकालो आप लोग, ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब सिंथेटिक थ्योरी हम शुरू करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद सिंथेटिक थ्योरी। कई लोग इसको न्यू डार्विनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, कई लोग इसको क्या बोलते हैं? न्यू डार्विन। मेन पर्सन कौन है इस स्कूल के पीछे? जूलियन हक्सले। लेकिन ये वही है, थोड़ा सियाना था, ऐसा नहीं किसी ने दिया, बड़े लोगों ने दिया था, इसने उन सबको समेट लिया। इसका ट्रिक क्या है? ये ट्रिक मेरे खुद के बनाए हुए हैं, पेपर से 2-4 दिन पहले, आप अपने बना सकते हो। मैंने तो ऐसे बनाया था, रिन की टिक्की होती है कपड़े धोने वाली, और एमडीएच के मसाले होते हैं, तो जैसे मैकडोनल्ड्स होता है वो सारा होता है, तो आगे क्या लगा दिया? मैक। ठीक, तो मैंने उस हिसाब से बनाया है। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो एक एक करके ओपन होंगे। ये मैंने जितने भी इसमें बनाए सारे देखो, बायो में रटा लगाना पड़ता है और मेरे से रटा लगता नहीं है, सीधी सी बात ये है। लेकिन बायो में रटा लाए बगैर नंबर मिलते नहीं है। और अगर क्वेश्चन आपको फंस गया सोशो कल्चर का और बायो का, और चॉइस हुई आपके पास, तो बायो में लिख कर आओगे तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। सिंथेटिक थ्योरी 20 मार्क्स की आती है, जब भी आएगी 20 नंबर की आएगी। इसमें यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। वहां अगर आपको आ गया डिफाइन फैमिली, ठीक है, एंड डिबेट ऑन इट्स यूनिवर्सैलिटी, तो डिफाइन ही करते रहोगे, 10 डेफिनेशन लिखोगे। फिर भी हो सकता है ना कि आपने 4 लिखी हो, कोई 5वीं लिखकर आ जाए, तो उसको आपसे ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो इधर ऐसा नहीं है ही ये, इसके बाहर लिखेगा क्या? और अगर आपने इसको अच्छे से गोटा लगा लिया, 1-2 बार लिख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, और थोड़ा सा इसमें वैल्यू एडिशन भी कर लिया, तो फिर ये लिख कर आओगे तो उसको नंबर देने पड़ेंगे। क्योंकि जो साइंटिफिक सब्जेक्ट है, जो साइंस वाले हैं, उसमें जो है वो लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। तो ये लिखो, इतना यहां तक लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये लिख लिया, जूलियन हक्सले ने दिया सिंथेटिक थ्योरी, न्यू डार्विनिज्म भी बोलते हैं, MCRIN MDH। ये लिख के छोड़ दो, इसको हम बाद में करेंगे कि ये होता क्या है। अभी बताऊंगा तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक, अब कुछ टर्म्स लिखो। कुछ टर्म्स लिखेंगे। पहला लिखो जीन म्यूटेशन। पूरा पूरा लिखो, जीन म्यूटेशन। अगर रेड कलर का पेन है तो उसी से लिखो, अभी ये शुरुआत वाली, जीन म्यूटेशन। दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन। 1 2 3 करो इनको, गजाला। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड लिखो फिर आइजेशन कर देना आगे। जीन फ्लो, नेक्स्ट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट,
नेक्स्ट जेनेटिक रिकम्बिनेंट, नेक्स्ट चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, इन सब के ऊपर ऐसे करके लाइन खींचो और लिखो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ एवोल्यूशन। दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ एवोल्यूशन। इसी के साथ यहीं पे सिंथेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, एरो करके नीचे लिख लो, सिंथेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स ब्रैकेट में theories laid the foundation of synthetic theory, laid the foundation of synthetic theory, ब्रैकेट में लिखो 1930 1930। आगे एक और एरो मार्क करके लिखो मोस्ट रिसेंट थ्योरी, मोस्ट रिसेंट थ्योरी। जूलियन हक्सली ने 1930 में एक बुक लिखी, ठीक है। बुक का नहीं, बुक से पहले इसने क्या किया, ये जितनी थ्योरीज हमने दी ना, ये किसी किसी ने दी, उसमें इसने भी कुछ कुछ दी। एंड में इसने सबको पढ़ा और बोला कि ये सारे ही सही हैं, ये सारे ही फैक्टर्स हैं किस जो क्या किसको कंट्रीब्यूट करेंगे टू एवोल्यूशन, और सबको इसने एक साथ जोड़ के कौन सी थ्योरी प्रपोज करी, सिंथेटिक थ्योरी। ईयर कौन सा है, 1930 1930। देख लो अब ये लाइन जो पीछे से चलती आ रही थी, कहां से शुरू हुई थी वो, 1809। 50 साल बाद क्या आया, डार्विन। तो अब सीधे कहां पढ़ चुके, 1930। इस सिलेबस में यही है, हालांकि इनके बीच वाले भी हैं, नियो लमार्क, नियो डार्विन, वो भी है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है, ठीक है, हमें पढ़ने वो भी है, लेकिन मेन में नहीं है, लमार्क, डार्विन और सिंथेटिक थ्योरी। 1930 में इसने बुक लिखी, लिख लो एवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस। ये सारा आप अभी शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहे हो, बस हमने पढ़ना है ये सारा शॉर्ट शॉर्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, एक्सपेक्ट करो कि 20 नंबर के पेपर में आएगी ही आएगी, ठीक है। और अगर ये थियरी आपको समझ आ गई तो इसके पिछले सारे समझ आ जाएंगे खुद ही। बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो इंट्रो में ही आप लिख लोगे, जूलियन हक्सली इन 1930 रोट अ बुक एवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस इन विच ही प्रपोज्ड, फिर आगे स्टार्ट कर लो, ठीक। अब जब भी आप ये लिखते हो, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्कॉलर्स के नाम। तो नेक्स्ट हेडिंग दो स्कॉलर्स और उनके नाम लिखो। एवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस, देखो इनके नाम, इसी में लिखना सारा। अभी मैंने इंट्रो स्टार्ट नहीं कराया, अभी इंट्रो कराऊंगा स्टार्ट। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये लिखते चलो ना, फिर मैं बताऊंगा इनको कैसे रिलेट करना। पहले नंबर पे लिखो स्टेबिन्स, STEBBINS, स्टेबिन, लिख लिया। नेक्स्ट सिम्पसन, SIMPSON, मेयर, MAYR, मेयर फोर्टिस है, पूरा भी लिखना चाहो तो लिख लो MAYR। थर्ड लिखो बॉब कॉक, बॉब कॉक। डॉबजेंस्की, ये सारे आपको याद हो जाएंगे बाद में, बड़े आसान है, एंथ्रोलास्ट तक पढ़ने में ये इनका जिक्र इतनी बार होगा कि पता चलेगा। डॉबजेंस्की,
हुगो डेवरीज, कौन बंदा है? म्यूटेशन वाला भाई, इसके ब्रैकेट में यहाँ लिखो म्यूटेशन, इंटरलिंक करते जाना है, मैं लिखाऊं ना लिखाऊं खुद अपने अपने माइंड में इंटरलेट करना है। हुगो डेवरीज, डॉब्जेंस्की, DOBZHANSKY, नहीं दिख रहा, मैं इसको और आगे कर देता हूँ। हुगो डेवरीज के आगे कौन है? सीवाल राइट, एक और बंदा है, इसका नाम देखो, सीवाल राइट। इसने एक इफेक्ट दिया था, सीवाल राइट इफेक्ट, उसके नाम पे पड़ा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, अब हम इसको लिखना स्टार्ट करें। राइट डाउन इंट्रोडक्शन, ये सारा आपका क्या बन गया? ये सारा आपका कंटेंट बन गया। बाद में जब आओगे यही चीज से रिवाइज करोगे, सारा कुछ हो जाएगा। राइट डाउन सिंथेटिक थ्योरी, देखो सिंथेटिक थ्योरी इंट्रो is the most recent and most scientific of all the theories. Synthetic theory is the most recent and the most scientific of all the theories. Next line. The concept of synthetic theory, बार बार नहीं लिखना है synthetic theory, ST लिखो, ऐसे गोल मारो, ST लिख के सर्कल। The concept of synthetic theory became popular during 1930s with the publication of Julian Huxley's book, JULIANHUXLEYS, बुक का नाम देखो, एवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट यानी स्कॉलर्स, स्कॉलर भी लिख सकते हो, प्रोपोनेंट भी लिख सकते हो। प्रोपोनेंट्स, द स्कॉलर्स which contributed in the presentation of this theory, the scholars who, not which, who contributed in the presentation of synthetic theory are, खाली जगह छोड़ दो, घर जाके जो लिखाए हैं नाम उनको यहां कॉपी कर लेना, थोड़ी जगह छोड़ दो, ठीक है, स्कॉलर्स के नाम लिखने के लिए, वो जो लिखाए वही है, आगे लिखो। Synthetic theory conveys that evolution occurs, सुन लो पहले फिर लिखना ये, ठीक। क्या बोलती है सिंथेटिक थ्योरी कि एवोल्यूशन होता कैसे है? देखो इसके लिए आपको दो टर्म्स याद करनी पड़ेंगी, बड़ी आसान टर्म है, आपने पहले सुनी भी हुई है। एक है जीन फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या है? जीन पूल, ठीक है। एक है जीन पूल और एक है जीन फ्रीक्वेंसी। पहले समझ लो आसान भाषा में ये क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या। जैसे हमने अभी वो पहाड़ देखा, ठीक है, तो पहाड़ के उस तरफ वाली एक पॉपुलेशन देखी थी P1 और इस तरफ वाली देखी थी P2। ये मान लो वैसी ही कोई एक पॉपुलेशन, लेकिन आइसोलेटेड है, आपको नहीं दिख रहा है, जैसे मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, अब दिख रहा है? इसी को तो एक साइड बैठा करो सारे ना, तो वो वैसी ही कोई एक पॉपुलेशन है ये, ठीक है, मतलब आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, ना तो इसके अंदर कोई आ रहा है ना तो इसके कोई बाहर जा रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ऐसी पॉपुलेशन के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, इन सबकी बॉडी में कुछ ट्रेट्स होंगे,
ट्रेड्स कुछ भी हो सकता है, जैसे सिंगल फैक्टर ट्रेड की बात करो तो स्किन कलर, ठीक है, हेयर कलर, नोज फॉर्म, हेड फॉर्म, ठीक है, आई कलर, ये सारे क्या है, हाइट, वेट, ये सब क्या है, ट्रेड्स हैं। ये एक एक ट्रेड है। हम लेकर चलते हैं कि इस पॉपुलेशन में जो लोग रह रहे हैं कुछ ट्रेड हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आई कलर, तो इनमें लोगों का कलर आंखों का ब्लैक है और ब्राउन है, ठीक। क्या आपको पता है इनके अलावा कोई आंखों का कलर होता है कि नहीं होता है, वही पूछ रहा हूं। होता है कोई, कौन सा होता है? और ग्रे, और भी कुछ हो सकता है। तो यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आई कलर यही दो हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि इस पूल में यही है। तो क्या आगे चल के इनके बच्चों में किसी का नीला हो सकता है? नहीं हो सकता। हम ये मान के चलते हैं कि इसमें है ही नहीं ट्रेड, ना रिसेसिव है ना डोमिनेंट है, कुछ है ही नहीं। तो अगर पेरेंट्स में नहीं है, आज तक की जनरेशन में किसी में नहीं हुआ, और ना बाहर से कोई अंदर आ रहा है ना अंदर से कोई बाहर जा रहा है, तो कोई मेटिंग की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि बाहर से नया ट्रेड आए। तो इसका आई कलर का जीन पूल जो है उसमें आई कलर दो ही है, दो ही क्या है, ट्रेड्स है, दो ही वेरिएंट्स हैं इस ट्रेड के। ये आ गया ट्रेड और ये आ गए उसके वेरिएंट्स, ठीक है। ऐसी कुछ और मान लो, स्किन कलर मान लो या कोई भी ट्रेड मान लो। जीन पूल क्या होता है, उस पॉपुलेशन के सारे ऐसे ट्रेड्स। जैसे हमने इधर आई कलर लिया, अब नोज फॉर्म ले लो, ठीक है। नोज फॉर्म, किसी का नोज जो है ये स्लेंडर है, किसी का ब्रॉड है। हम मान के चलते हैं कि इन सबका ही ब्रॉड है, तो स्लेंडर किसी का भी नहीं, ठीक है। हाइट मान के चलते हैं कि सभी ही टॉल हैं। कलर मान के चलते हैं कि सारे ही फेयर हैं। एज्यूम करने में क्या जाता है, जो मर्जी कर लो। तो ये सारे ट्रेड्स इकट्ठे मिलकर जो इस पॉपुलेशन को कैरेक्टराइज करते हैं, अगर मैं इन सारे जीन्स को इकट्ठा कर लूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या है, एक जीन पूल। ये क्या है, एक जीन पूल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन, जीन फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या बोला कि आई कलर एक ट्रेट है, इसमें कौन कौन से कलर हैं, ब्लैक और ब्राउन। अभी मैंने आपको नहीं ना बताया कि कितने लोगों के ब्लैक हैं, कितने लोगों के ब्राउन हैं, तो आप कुछ भी समझ सकते हो। लेट से मैं आपको बोल दूं कि आधे आधे, 1:1। अगर पॉपुलेशन 100 है तो 50 लोगों की आंखें कैसी हैं और 50 की ब्राउन। तो अब फ्रीक्वेंसी की बात अगर की जाए तो ब्लैक जीन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50%, और ब्राउन जीन की कितनी है, 50%, ठीक है। कल को लेटेस्ट से ब्लैक वाले ज्यादा शादियां कर रहे हैं, ठीक है, या ब्लैक डोमिनेंट है ओवर ब्राउन, तो ज्यादा बच्चे के उनसे पैदा होंगे ब्लैक। लेट्स से हम ब्राउन वालों को बोल देते हैं तुम्हारी शादियां नहीं करानी, हम किसकी कराएंगे, सिर्फ ब्लैक वालों। तो बच्चे आगे चल के 50-50 रहेंगे या थोड़े चेंज हो सकते हैं। लेट्स से इसके 75 हो गए और इसके फिर कम हो जाएंगे, फिर 25 रह गए पीछे। तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ दिस ट्रेड्स गॉट इंक्रीज्ड, तो इसको बोलते हैं उस जीन की फ्रीक्वेंसी। तो ये जीन की फ्रीक्वेंसी अब क्या हुई, चेंज हुई, ठीक है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कम ज्यादा कुछ भी होगा, तो जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अब आपको समझ आया जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जीन फ्रीक्वेंसी होगी किसी पर्टिकुलर ट्रेट की मात्रा कितनी है इस पूल में। ये पूरा क्या है, एक पूल, ये पूरा क्या है, एक जीन पूल। इस जीन पूल के अंदर जो पर्टिकुलर अलग अलग ट्रेट्स हैं, इस जीन पूल में दोनों वेरिएंट्स हैं, काली आंखें भी और भूरी आंखें भी, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर हम देखो, मैं बोलूं कि आज से 10 साल पहले क्या है, तो बोलेगा आज से 10 साल पहले दोनों 50-50। उन्होंने सेंसस निकाला होगा तो बोला सेंसस में दोनों की कैसी हैं, काली काली आंखें। मैं बोलूं चलो फिर अब आज दोबारा चेक करके मुझे बताओ, तो आज वो हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो। तो जो ऊपर नीचे हुआ, क्या जीन पूल चेंज हुआ है? जब तक इसके अंदर बाहर से कोई नीली आंखों वाली नहीं आएगी, इसका पूल चेंज नहीं होगा, ठीक है। और हमने पॉपुलेशन कौन सी ली है, बैरियर वाली, याद रखो। एक तरफ पहाड़ है तो किसी का बाहर से आना नामुमकिन है। जीन पूल तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कोई नया ट्रेड ना आए। क्या कोई नया ट्रेड आया? नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, ठीक है। ये याद रखना है आपने, हो सकती है। तो जब ब्राउन खत्म हो गई तो फिर पूल क्या हो जाएगा, उस पूल से वो ट्रेड खत्म। फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो सकती है, खत्म भी हो सकती है, ठीक।
ठीक है, खत्म भी हो सकती है और वो भी हो सकती है। ठीक, आगे जब पढ़ोगे ना तब हम पढ़ेंगे कि जीन फ्रीक्वेंसी में जो बेसिकली हम जिसको ट्रेट मानते हैं, जिसको वेरिएशन मानते हैं, या अभी जैसे हमने आपको पहले दिखाया सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस, तो वो हम सिंगल फैक्टर मल्टी फैक्टर वो मानते ही तब है जब कम से कम पॉपुलेशन 1% से ज्यादा हो। अगर किसी ट्रेट की पॉपुलेशन 1% से कम हो ना, हम उसको ट्रेट मानते ही नहीं। ठीक है, ऐसे एक स्टेटमेंट आती है ना कि ऑल स्वान्स आर वाइट अंटिल अ ब्लैक वन इज फाउंड। अभी तक हम क्या बोलते हैं, स्वान का कलर क्या होता है, वाइट, लेकिन किसी थिंकर ने दी हुई है एक कोट है कि ऑल स्वान्स आर वाइट अंटिल अ ब्लैक वन इज फाउंड। हो सकता है कल को ब्लैक वाला दिख जाए, तो जब ब्लैक वाला दिखेगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, स्वान्स और ऑफ टू टाइप्स और ऑफ टू कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट। मान लो कोई एक स्वान कहीं से दिखता है आपको ब्लैक कलर का, तो फिर ये स्टेटमेंट तो वैलिड हो जाएगी, लेकिन जेनेटिक्स में उसकी स्टडी नहीं की जा सकती। जेनेटिक्स में उस कलर को दो ट्रेट तभी माना जाएगा अगर दूसरा जो कलर है जो कम है उसकी एटलीस्ट 1% से पॉपुलेशन ज्यादा हो। यानी कि अगर कहीं 100 स्वान है, अगर कहीं 100 स्वान है तो इसमें से कम कितने होने चाहिए, 2 ब्लैक 98 व्हाइट, तब हम बोलेंगे। अगर मान लो 99 क्या है व्हाइट और एक ही ब्लैक है तो हम इसको ट्रेट नहीं मानते। ये मतलब साइंस में है, ठीक है, इतनी हम कंडीशन लेके चलते हैं कि एटलीस्ट 1% क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन रहनी चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ आया जीन फ्रीक्वेंसी और जीन पूल होता क्या है। तो अब अगर मुझे क्या कराना है, एवोल्यूशन कराना है। अब ये हो गया बेसिक क्लास, समझ लो क्लास 10th तक की। अब आओ 12वीं में या ग्रेजुएशन लेवल पे आओ। तो अगर आप 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाते हो और हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी डार्विन पढ़ा हमने, वगैरह वगैरह पढ़ा जो नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहा है, हर चीज को इस हिसाब से सोचो, उसकी गर्दन समझो, गर्दन बड़ी हुई। ठीक, पहले जब सारे थे, छोटी गर्दन वाले भी लंबी गर्दन वाले भी, तो जीन पूल ज्यादा हुआ करता होगा। अब जब सारे एलिमिनेट हो गए, सिर्फ बचा ही लंबी गर्दन वाला है, तो जीन पूल क्या हो गया, कम हो गया। जीन फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, लंबे वाले की बढ़ गई है, बाकी सारे एलिमिनेट। तो उसने तो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन बताया, इन्होंने तो कितना कुछ बता दिया। ये आपको कितना कुछ लिखाया, फैक्टर्स ऑफ एवोल्यूशन, ये सारे क्या कराएंगे, एवोल्यूशन में हेल्प करेंगे। तो उससे होगा क्या, क्या जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, चेंज करेगी। जीन पूल ये भी करेगा, ये भी कर सकता है, नए ट्रेड बनेंगे। ठीक है, डार्विन बता पाया था नए ट्रेड के लिए, नहीं, हमने देखा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उसने बताया, क्या अराइवल ऑफ फिटेस्ट बताया, नहीं बताया। उन पीछे वालों का जितना क्रिटिसिज्म जो भी था वो यहाँ करेगा। ठीक, नाउ राइट डाउन अबाउट दिस थिंग। क्या है सिंथेटिक थ्योरी, क्या बोलती है कहां तक लिखा, लिख लीजिए। Synthetic theory conveys that organic evolution occurs due to the change in gene frequency in the gene pool of the population. Change in gene frequency in the gene pool of the population. तो एक फ्लो चार्ट भी साथ साथ बनाते जाना, ठीक है। ये ट्राइंगल मैं लिखता हूं चेंज करिए, ठीक है, खुद से अज्यूम करना। दिस मीन्स change in gene frequency of gene pool। अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि नई वेरिएशंस बनेंगे। ये क्या करता है, इट क्रिएट्स वेरिएशंस, ऐसे बना लीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए। इट क्रिएट्स वेरिएशंस, जिससे ग्रेजुअली क्या होता है, नई स्पीशी बन जाती है। ग्रेजुअली evolves into a new species। ये जरूर बनाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इन पॉपुलेशन लिख लेना, ठीक है।
चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन पूल इन पॉपुलेशन, इसकी वजह से क्या होगा, इट क्रिएट्स वेरिएशंस, और जैसे वेरिएशन क्रिएट हुई इससे क्या होगा, ग्रेजुअली ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, इतने ज्यादा चेंज हो जाएंगे ना उसमें कि पूरी की पूरी नई स्पीशीज बन जाएगी उससे। कंटिन्यू करो जो हम लिख रहे थे ये बनाने के बाद। Such changes create variations. Such changes create variations which pile up, P-I-L-E, pile मतलब इकट्ठे होना, which pile up generation after generation which piles up generation after generation, and gradually the variations are reached up to such an extent, and gradually the variations are reached up to such an extent that eventually they create new species. रह गया आपका कुछ, छूट गया कुछ, कहां से? Gradually the variations are reached up to such an extent that eventually they create new species. ठीक, कंक्लूड करो। Synthetic theory also signifies that variations occur due to the forces of evolution, like, अब इधर आपने क्या लिखना है, वही जो इनिशियली हमने फैक्टर्स ऑफ एवोल्यूशन लिखे ना, फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन जो इनिशियली लिखे थे वो सारे लिख लो, जगह खाली जगह छोड़ दो, लिखो रेफर दोस, और इन्हीं को आप यहाँ लिखो बस शॉर्ट में MCRIN प्लस MDH, MCRIN और MDH, ठीक है। क्या चीज, लाइक वो जो स्टार्टिंग में लिखा है ये सारी, इधर जो जीन म्यूटेशन, जीन फ्लो, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, आइसोलेशन, इनब्रीडिंग, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, वो सारा बताऊंगा वो क्या, यही है इनके नाम याद करने के हिसाब से ही है, ठीक है। तू जाओ उधर से मेरा लैपटॉप लेके आ, या उसको बोला अजय को, ठीक है। लिखने वाला काम इतना ही है, कल जीन म्यूटेशन करेंगे, अभी मैं आपको पीपीटी से थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें डाली थी, मुझे मिल नहीं रही, तो नहीं मिल, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें डालिए शायद, फिजिकल एंथ्रोपी, ये हमने देख ली हुई है दोनों, ये मैंने आपको दिखाई दी है वाली, ये दोनों दिखा दी हुई है ना, वो नहीं है, एक मिनट रुको,
क्या आपको दिख रहा है साफ? ये ब्लड है, ब्लड है ना। ये थोड़ी देखने देना, ये वाली। ठीक है, ये जो हमने अभी पढ़ा है ये वही चीज है। ठीक है, ये कंप्लीट नियो डार्विनिज्म है। जरूरी नहीं हमारे सिलेबस में सारा हो, जो जो हमारे सिलेबस में है हम वो चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है, तो नियो डार्विनिज्म जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं साथ में, सिंथेटिक थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक, तो वही है, इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि डार्विन ने एवोल्यूशन तो समझा रहा था, लेकिन सिर्फ क्या बताया था उसने? नेचुरल सिलेक्शन। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो इन्होंने दी। ठीक है, वही चीज, एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन डार्विन एंड डी वरीज थ्योरीज, बाकी सारी। ठीक है, तो साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू दिस थ्योरी आर, इसमें ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये हक्सले था, फिशर मैंने आपको लिखाया नहीं, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, ये नाम भी लिख लो, आर ए फिशर। और ये मेयर का नाम ठीक है ना, मैंने आपको शायद मेयर फोर्टिस लिखाया, ये अर्नस्ट मेयर है, मेयर फोर्टिस अलग बंदा है, ये मुझे भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। इसका पूरा नाम लिखना। ठीक है, ERNST, अर्नस्ट मेयर, MAYR, ये डॉब्जेंस्की है। ठीक है, एक तो फिशर का नाम आप ऐड करेंगे, इसका नाम ठीक करेंगे अर्नस्ट मेयर। ठीक है, बाकी ये जॉर्ज जी सिम्पसन है, अगर लिखना चाहो पूरा नाम तो लिख सकते हो, अदरवाइज जो लिखा है वो भी ठीक है। डॉब्जेंस्की के आगे टी लगाना चाहो तो अदरवाइज वो भी ठीक है। टी डॉब्जेंस्की है, अर्नस्ट मेयर है, जॉर्ज सिम्पसन है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर जो लिखा है वो भी करोगे तो करेगा। ठीक है, पोस्टुलेट्स क्या क्या है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी वही है जो हमने वेरिएशंस पढ़े अभी तक। ठीक है, जो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, जब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वेरिएशंस क्रिएट होंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ना है अभी। रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, ये भी पढ़ना है। क्रोमोसोमल एबरेशन, एक वहां लिखाया था ना, चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर। ठीक है, तो क्रोमोसोमल एबरेशन हमारे चैप्टर अलग है हमारा, ये है 9.4 है। सिलेबस पास है, निकालो चैप्टर नंबर 9.4, वहां आपको दिखेगा क्रोमोसोमल एबरेशंस। ठीक है, क्रोमोसोमल एबरेशन में दो होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल, एक होता है स्ट्रक्चरल। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोमल एबरेशन क्या, हमें पता है कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मुझे भी आप लोगों ने ना कंफ्यूज, 23 पेयर्स, 23 पेयर्स। लाइट बंद होगी क्या ममता? 23 पेयर्स हैं। ठीक है, हमें ये पता है। अब मान लो, तो अब इसको इंटू 2 करो, कितने हो गए? 46। हमें पता है कि 44 प्लस 2 होता है 2, यानी कि XY। ठीक है, यहाँ XX मतलब X, Y। तो अब अगर इसमें क्या हो जाए, किसी पर्सन में XY चला जाए तो गड़बड़ हो जाती है, या किसी पर्सन में X ही हो और दूसरा खाली रह जाए, खाली को हम वो बोलते हैं, तब भी प्रॉब्लम है। इधर 44 की जगह 45 हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए 43 हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। ये है न्यूमेरिकल एबरेशन। न्यूमेरिकल एबरेशन दो किस्म की हो सकती है, यहाँ हमारे ऑटोसोम्स में या हमारे गैमीट्स में, सेक्स क्रोमोसोम। और दूसरा, इनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी हम थोड़े दिन में पढ़ेंगे ये जो अलग अलग 46 क्रोमोसोम है, इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर ऐसे करके। ठीक है, सेंटर में सेंट्रियोल होता है और आगे पीछे लेग्स होते हैं। अगर कहीं बीच में से ये कट जाए तो स्ट्रक्चर चेंज होगा। स्ट्रक्चर चेंज होने से भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक प्रॉब्लम आती है जिसमें 2 की जगह 3 बन जाते हैं इस तरीके से, तो उसको होता है ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, ये सब ये ट्राइसोमी की वजह से होता है, जिसमें 3 एलील्स इकट्ठे आ जाते हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ना, यानी कि क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ हो तो उसकी वजह से बीमारी लग सकती है। अगर इनमें है, नंबर में है, तो उसको न्यूमेरिक बोलते हैं। न्यूमेरिक फर्दर 2 टाइप का होगा। अगर किसमें है, स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर फर्दर 2 टाइप का होगा। एक ऑटोसोम्स वाला स्ट्रक्चर खराब होना और एक किनका, न्यूमेरिकल वाला। तो दोनों की तरफ से अलग अलग टाइप होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर वाला है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ से कट गया तो उसको बोलेंगे डिलीशन। अब कटने के बाद अगर कहीं जुड़ गया, कहीं पहले एक जुड़ा था तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे डुप्लीकेशन।
ट्रांसलोकेशन एक जगह से जाके दूसरी जगह यहीं अटैच हो गया। इन्वर्जन उल्टा अटैच हुआ, अटैच एक डायरेक्शन में होना था लेकिन कट के उल्टा अटैच हो गया। तो हर एक केस में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा, वो सारा यहाँ पढ़ना। अब कई बार वही डिसऑर्डर अगर हेरिडिटी का पार्ट बन जाए तो फिर आगे चली जाती है चीजें। ठीक, वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये अभी इस चैप्टर में नहीं है, इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा मैंने आपको बोला, ये हमने पढ़ना है लेकिन आगे पढ़ना है, अभी इतना कुछ नहीं। न्यूमेरिकल क्रोमोसोम चेंज ये मैंने आपको बताया, वही जब न्यूमेरिकल है तो दो टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी होता है अगर एक या एक से ज्यादा, ठीक है, गेन और लेस ऑफ वन और मोर जीनोम, इट मे बी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी दो, और पॉलीप्लॉइड यानी एक से ज्यादा। और अगर एन्यूप्लॉइडी हो, ये गेन और लॉस ऑफ वन और टू क्रोमोसोम्स, वो पूरा क्या है, पूरा जीनोम है, ये सिर्फ क्रोमोसोम पे। फिर जीन म्यूटेशन, ठीक, म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन दी जेनेटिक मटेरियल। अब म्यूटेशन की टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स, क्या क्या, पॉइंट म्यूटेशन होता है अगर एक ही जगह पे म्यूटेशन हो, ठीक है, क्रॉस म्यूटेशन, डिलीशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, अलग अलग। फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। रिकॉम्बिनेशन जीन्स होता है कि दो जीन्स आपस में रिकम्बाइन कर जाना। हाइब्रिडाइजेशन, ये भी पढ़ेंगे, हाइब्रिड प्रोसेस क्या होता है, दो अलग अलग ट्रेड्स के लोग शादी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मेंडल में हमने देखा था, एक मान लो एक पीस है, अभी पढ़ना है ना हमने इस क्लास में, तो मेंडल पढ़ना है, एक टॉल वैरायटी ऑफ पीस प्लांट, एक शॉर्ट वैरायटी, तो आपस में इनको मेट करा दो, तो वो हो गया हाइब्रिड, ठीक है, जिसमें दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। म्यूटेशंस क्या होते हैं, जिनसे म्यूटेशन होती है, पढ़ेंगे। एजेंट्स ऑफ म्यूटेशन दो टाइप के हो सकते हैं, केमिकल या फिर फिजिकल। नेक्स्ट आपका है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि एक पूल की कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ऐसे मान लो कि जैसे अभी वाला जो पूल था, क्या उसमें नीली आंखों वाला कोई था, मैं आपको बोलूं आज से 100 साल पहले थे, फिर लेकिन ऐसा हुआ कि किसी ने ऐसा एक भ्रम फैलाया कि नीली आंखों वाले कौन है, विच हैं, तो लोग क्या करेंगे, उनको हंट करेंगे, और अल्टीमेटली जो थोड़े बहुते बचेंगे वो भाग जाएंगे वहां से। तो अल्टीमेटली जो ब्लू आइज वाले होंगे वो एक जगह से निकल के कहीं और सेटल होंगे। तो ये जो पूल था, जीन पूल पहला वाला, जिसमें ओरिजिनली उसका ट्रेट में ब्लू आइज होंगी, लेकिन किसी वजह से वो वहां से चली गई, तो एक जगह से पूरी की पूरी एक पूल के अंदर से कुछ एक ऐसी आइटम, कुछ एक ऐसा ट्रेट एक जगह से निकल के पूरी की पूरी कहीं और चलेगी, उसको बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, फाउंडर इफेक्ट होता है, स्वेल्स राइट इफेक्ट होता है, वो सारा बॉटल नेक भी रहता है, ये हम पढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे, ठीक। इमिग्रेशन, वही एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो वहां से वो अपने साथ ट्रेड्स भी लेकर जाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये वो है जो इंडस्ट्रियल मॉथ वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखो जैसे ये बार्क किस कलर, वहां ये है बिफोर पॉल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, पॉल्यूशन नहीं था, तो बार्क देखो ट्रीज की कैसी है, लाइट कलर है। तो जब इसके ऊपर ऐसे भी बैठेंगे और ऐसे मॉथ भी बैठेंगे, तो जो पंक्षी आएंगे जो इनको खाते हैं, तो उनको दूर से क्या दिखेगा, ब्लैक वाला, डार्क कलर। तो इसीलिए इसकी पॉपुलेशन क्या है, कम, ज्यादा किसकी है, व्हाइट वाले की। तो इसमें जीन फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी, व्हाइट कलर मॉथ की। अब आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, यहाँ क्या होगा, डार्क, बार्क कैसी होगी, पॉल्यूशन की वजह से डार्क। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब जो पंक्षी दूर से आएंगे उनको क्या दिखेगा इसके ऊपर दूर से, व्हाइट कलर। तो वहां जो एडवांटेज था ट्रेट व्हाइट, इधर डिसएडवांटेज हो गया। तो यहाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जीन फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ गई, ब्लैक कलर की, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेट, ये भी हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव आइसोलेट क्या होता है कि अगर दो जगह पे, जैसे मान लो हमने बीच में पहाड़ के उधर P1 और इधर P2 बनाया, कुछ देर के बाद इंडिपेंडेंटली वो क्या कर रही हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आगे फर्दर प्रोपोगेट कर रही है और उनका एवोल्यूशन हो रहा है। मान लीजिए कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही एवोल्यूशन हो रहा है और दोनों कंपैटिबल ही ना हो, तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो हो जाता है फिजिकल मैकेनिकल आइसोलेशन, ठीक है, मैकेनिकल आइसोलेशन। ये यहाँ इसकी एग्जांपल दी हुई, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वही मैच नहीं करते हैं ब्रीडिंग के लिए। जियोग्राफिकल आइसोलेट पहाड़ वाली एग्जांपल, कि बैरियर आ गए, तो वो मैकेनिकल आइसोलेशन, ये जियोग्राफिकल। स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर है, बीच में बैरियर कोई नहीं है लेकिन बहुत दूर है, तो आपस में शादी नहीं करेंगे। और थोड़े बहुत हैं, ये हम पढ़ेंगे कल। जेनेटिक आइसोलेशन, फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, ये हम देखते हैं अब कल, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन हम पढ़ चुके हैं इनिशियली, थोड़ा और इन डेप्थ इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखो, इसको हम करेंगे कल। ये सिकल सेल एनीमिया भी आपको बताना है, ये सारी चीजें हम करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।
कल आप लोग क्या करना, सिंथेटिक थ्योरी पढ़कर आना। जो है सिंथेटिक थ्योरी कराई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, उसको पढ़कर आना। सिंथेटिक थ्योरी 20 नंबर की आती है, ठीक। और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे सिंथेटिक थ्योरी को। ये जो हमने MCRIN लिखा है ये पूरा देखेंगे, ये क्या है, ट्रिक आपको याद भी तो रखनी है ना, ये कल करेंगे। ये क्या, ये वही है कि म्यूटेशन हो जाएगा, ये क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट होगा, ये इनब्रीडिंग और आइसोलेशन हो गया, ये नेचुरल सिलेक्शन। अगर इस M को म्यूटेशन मांगा तो इसको माइग्रेशन मान लो, ठीक है। D आ गया जेनेटिक ड्रिफ्ट, H आ गया हाइब्रिडाइजेशन। तो वही चीजें हैं ये, इसमें कोई अलग नहीं है, जो आप लोग करके आए हो वही है, ठीक है। जो इतना कुछ देखा, इससे क्या होता है, ट्रिक बन जाती है दिमाग में, हमें पता है कि कुछ छूटेगा नहीं। ऐसे लिखो तो कई बार एक आधा छूट जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। अरे लाइट नहीं है।